मुंबई अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम नंदलाल। वो जहां एक तरफ अपने आदमियों की रिहाई के लिए खुद बेल के कागज लेकर जाता था, वहीं उसकी बुरी नजर उसके गिरोह के आदमियों के परिवारों तक पहुंच जाती थी। ऐसी ही नजर का शिकार थी उसके विश्वास पात्र राज की पत्नी। जब राज को इसका पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली। उसके वास्ते जान देता है, वो साला अपनी इज्जत के साथ छोड़ने का नहीं है उसको। छोड़ मेरे को, वो साले का बोटी बोटी नोच के खिलाएगा मैं कुत्ते लोग को। ठीक बोलता है तू। अपन का इज्जत से खेलने वाले को सबक सिखा दे। चल अबे कहाँ चल? मरने के लिए? मरने नहीं, मारने। राज बात समझने की कोशिश कर। अरे बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक उसके आदमी है, बॉडीगार्ड है उसके, गणपत है, खुद भाई के पास पिस्तौल है। अगर वो बच गया तो अपनी जान बचाने के नाले पड़ जाएंगे। वो मेरी रूपा को राज, तू चिंता मत कर यार, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम बदला लेंगे जरूर। बरोबर राज, अगर जल्दबाजी में हमसे कुछ गड़बड़ हो गया तो अपन भाई को कभी नहीं निपटा पाएंगे। भाई को निपटाना है तो कुछ प्लानिंग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से प्लान बनाकर हम बदला लेंगे जरूर राज। अपन बोलता है अगर उनको पता चलेगा ना तो। कैसे पता चलेगा? उसकी बीवी बोली उसको नहीं, मैं बोलेगा नहीं। हाँ, अभी बाकी बचा तू। भाई, ये भाई अपन को शक करता है? नहीं भाई, अपन तुम्हारा वफादार, तुम बोलेगा ना तो अपन अपनी जान देने को सकता है। जान दे। अबे साले, तू अपन का वफादार कुत्ता है, अपन अच्छी तरह से जानता है। लेकिन एक बात तू भी जानता है कि नहीं, अगर कुत्ता गड़बड़ किया तो अपन क्या कर सकते। नंदलाल को अपनी ताकत पर घमंड था। कुछ दिन बाद शुक्ला के कहने पर राज को छोड़ काली वगैरह धंधे में फिर से लग गए। अब इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का। टाइम चेंज, तुम अकेले खाने का, हम सिर्फ बैठ के देखने का। अब इसमें मिल बांट के खाना। सोच लो नंदलाल भाई, वरना पीछे पछताना तुम्हीं को पड़ेगा। साले, तेरे को उंगली पकड़ाई तो गर्दन नापने चला है तू अपन की, हैं? क्या करेगा? रूपा, चल खाना खा। रूपा, चल ले। ऐसा ऐसा खाने का नहीं तो कैसे चलेगा? है?
10 दिन से खाना नहीं खाई है तू। चल खा। हाँ रूपा, इधर देख, मेरे को देखना रूपा, देख देख। हाँ इधर देख। तू जा यार, तू शुक्लाबाज अभी बहुत हो गया। तू खेल मत बिगाड़ यार। नहीं, ये रूपा को, उसका जिंदगी बिगाड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं। बाद में देख लेंगे उसको यार, समझता क्यों नहीं है? थोड़ा खबर है। क्या हुआ? भाई अंदर किस चला गया? साले, उसका बचने में खुशी का कौन सा बात है? जेल से कभी छूटेगा वो? बात समझने की कोशिश कर रहा आज। जेल में ना उसके आदमी होंगे, ना बॉडीगार्ड, ना हथियार। हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, रास्ता बिल्कुल बिल्कुल साफ है। 2 दिन के अंदर उसका वकील बाहर निकाल के लाएगा उसको। क्या करेंगे फिर? अरे बात समझने की कोशिश नहीं करता तू। अरे उसने पिस्तौल तानी है, पुलिस के सामने है। लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। बस हमें सिर्फ एक बात पता करनी है, कितने सिपाही हैं, जेल का नक्शा क्या है, और भाई किस सेल में है। बस समझो, पता चल गया। ये ले, अपन का 20 का चाल, अपन का 50 का चाल, अपन का 100 का चाल। काली लगता है तेरे नाम की तरह तेरी किस्मत भी काली है। ये ले अपन की 200 की। पत्ता दिखा। साला चीटिंग करता है काली से। चीटिंग करता है, रोता है। साले काली से चीटिंग रोता है। चल अब इधर ही रहने का 1 हफ्ते के लिए। काली, तेरा बाप भी आया महीनों रहने के लिए इधर को। इस बारी तेरी गर्मी नहीं उतारा मैं तो नारायण नाम नहीं मेरा। जेल में जल्दी ही काली की मुलाकात नंदलाल से भी हो गई। 10 दिन बाद जब काली जेल से छूट कर आया तो जेल का पूरा नक्शा साथ लाया था। शुक्ला ने सबके साथ मिलकर जेल तोड़ने का प्लान बनाया। रात को पहरे पर? फिर ठीक है, रात को 2 से 3 बजे के बीच में ये काम करेंगे। हाँ, क्योंकि ये पहरे का टाइम नहीं होता, सब सो रहे हो। लेकिन हाँ, हम सब लोग अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो बाहर तो किसी को रुकना पड़ेगा। कौन रुकेगा बाहर? अपन तो राज के साथ अंदर जाएंगे। आओ। तो ठीक है, मैं बाहर रुकता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। काली, एक मेन बात तू बताया नहीं। क्या? वो कुत्ता किस सेल में है? चाबी दे। कौन? तेरा बाप चाबी निकाल। तू इधर भाई को छुड़ाने वास्ते आया। मरेंगा साले, तुम लोग सीधे मरेंगे। मारो इसको, संभाल। चल। खोपड़ी खोल दूंगा।
राज, तू इधर। राज सुन, ये तू राज, ये हटा इसे। पागल हो गया क्या तू? अपन भाई, तेरा भाई, अपन कुछ नहीं किया बच्चे, अपन कुछ नहीं किया रे। अपन तेरा लाइफ बनाया राज, देख। जो उनका इज्जत से खेलेगा जिंदा नहीं बचेगा। चल काम हो गया, भाग। जो उनका इज्जत से खेलेगा बचेगा नहीं सारा। ए रूपा, खत्म कर दिया मैं नंदलाल को। हाँ? कुत्ते का मौत मारा साले को। दुख दिया था ना तेरे को, मैं मार डाला। क्या बोला मैं? खलास किया। खबर मिलते ही थाना इंचार्ज सप्रे ने तुरंत पहुंचकर फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया। इस हमले में कांस्टेबल अहिरे बुरी तरह घायल हो गया था। उसे नंदलाल की बॉडी के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सप्रे इस हादसे के अंजाम से पूरी तरह वाकिफ थे। मुझे दिख रहा है कि कल के अखबार में क्या होगा। पुलिस का कागजी किला, पुलिस के सामने हत्या, और अफसर, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? साहब, वो नंदलाल का आदमी लोग था। तुम्हें कैसे मालूम? साहब, राज और काली भी था, मैं ही पहचाना उनको। याद है साहब, भाई एक बार छुड़ाने के वास्ते आया था उनको। पर उन्होंने नंदलाल की हत्या क्यों की? पता नहीं साहब, पर जाते हुए चिल्ला रहे थे, इज्जत पे हाथ डाला, जिंदा नहीं छोड़ने का, ऐसा ही कुछ। इसके बाद पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के ठिकानों पर छापे मारे। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सप्रे के सीनियर्स और प्रेस ने उसे इस केस में उलझाए रखा। आखिरकार मुंबई के एक अस्पताल से पुलिस ने राज और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जहां वो सोम के लगे घाव की मरहम पट्टी कराने गए थे। इस दौरान घायल कांस्टेबल अहिरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शुक्ला इस वक्त दुबई में था। तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। तुम लोग अगर अपना जुर्म कबूल कर लो तो मैं सजा तुम्हारी कुछ कम, क्या बोलते हो? अपन लोग कुछ नहीं किया। तू क्यों चुप है? तू मानता है तूने किया ये सब कुछ? जब ये चश्मदीद गवाह है तुम्हारे पास, अब उनसे क्या पूछता है? पुलिस ने सीबीआई ऑफिसर शिंदे को भी इस केस में शामिल कर लिया। शिंदे और सप्रे ने इस केस में कोई भी कसर न छोड़ने की ठान ली। हालांकि सर, नारायण दो को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। फिर भी क्यों ना सर हम चारों की फोटो खिंचवा लें और वो नारायण को दिखा दें, जिससे आइडेंटिफिकेशन परेड के समय कोई गड़बड़ ना हो। ओके। सप्रे और शिंदे ने चारों अभियुक्तों की सीबीआई लॉकअप में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई। इसके करीब 2 हफ्ते बाद केस सेशंस कोर्ट पहुंचा, लेकिन तब तक पुराने जख्मों की वजह से सोम की मौत हो चुकी थी। नारायण ने गवाही दी कि राज और काली ने ही नंदलाल को मारा था। कांस्टेबल नारायण, क्या ये सच नहीं कि आप राज और काली को पहले से ही जानते थे? जी साहब। कैसे? साहब, ये लोग अपने एरिया का छटा हुआ गुंडा बदमाश लोग साहब, कई दफा अंदर बाहर हुआ है। और क्या आप ये भी जानते थे कि ये बाबू नंदलाल के लिए काम करते हैं?
बरोबर साहब। That's it, Your Honor. क्योंकि यह हादसा पुलिस के अपने किले जेल में हुआ था, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस ने मेरे मुवक्किलों को जानबूझकर फंसाया। और क्योंकि नारायण बाबू नंदलाल के कुछ आदमियों को पहले से ही पहचानता था, इसलिए पुलिस का काम और भी आसान हो गया। ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तो महज एक नाटक था, योर ऑनर। अदालत ने डिफेंस की अपील को ठुकराते हुए नारायण की गवाही के आधार पर राज, काली और भानु को जेल तोड़ने, बम और हथियार रखने, नंदलाल और अहिरे को मारने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। साला, अपन दुबई क्या गया, या तो खेल ही उल्टा हो गया। परवाह नहीं, बदला ले लिया अपन, अभी बिंदास। नारायण देखा था उधर अपने को, मालूम था बचने का कोई चांस नहीं। साला, मामा लोग भी चांस नहीं लिया। फोटो खींचा अपन चारों का। फोटो खींचा? ताकि 20 के बीच परेड में अपन चारों को पहचानने का रिस्क खत्म है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले चारों अभियुक्तों की फोटो खींचे जाने के मुद्दे को लेकर डिफेंस ने हाई कोर्ट में अपील की। शिंदे और सप्रे ने फोटो खींचने की घटना से इनकार नहीं किया, पर यह दलील दी कि कांस्टेबल नारायण राज और काली को पहले से जानता था, इसलिए उन्हें पहचानने में भूल का सवाल ही नहीं उठता। हाई कोर्ट ने भानु को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर दिया, पर राज और काली की सजा को बरकरार रखा। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। खाली यही बात का खुशी है कि वो कुत्ते को मार के फांसी चढ़ रहा है। सिर्फ रूपा का चिंता होता है। भानु का भरोसा नहीं क्या? क्या बोलता है काली? भानु है करके तो टेंशन नहीं मेरे को, बहन की तरह रखेगा उसको। पैसे का बता दिया है, पैसा लेके गांव वापस। याद नहीं आता उसका? आता है। बन क्या इधर आके खाली पीली रोएगा और क्या है? फिर साला मामा लोग तंग करेगा तो अलग लफड़ा है। सोम साला मर गया, भानु सेफ है। तू काली पीली फंसा रे काली मेरे लफड़े में। क्या बोला? फिर से बोलने का? तेरा लफड़ा? क्या रूपा अपन का कुछ नहीं लगता? क्या तू अपन का कुछ नहीं लगता? जात बिरादरी का इज्जत कुछ नहीं? तेरा लफड़ा ऐसा बोला ना, दोबारा तेरा भेजा फोड़ देगा। खाली दिमाग खराब करने का नहीं। काली। माय लॉर्ड, पुलिस ने इस केस में कोई जांच नहीं की, बल्कि पहले से ही फैसला कर लिया कि इसकी जांच कैसे करनी है। जी हाँ, कांस्टेबल नारायण ने सिर्फ ये कहा था कि वो राज और काली को पहले से पहचानता है, लेकिन एफआईआर में राज और काली नहीं बल्कि उनके पूरे नाम काली नारायण और राज नारायण गौहर लिखे गए। दूसरी बात, पुलिस ने इन्हें आइडेंटिफाई कराना ही था तो सीबीआई लॉकअप में क्यों, जेल कंपाउंड में क्यों नहीं? तीसरी बात, कांस्टेबल नारायण अगर इन्हें पहले से पहचानता था तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की तो जरूरत ही नहीं थी। नारायण का बयान ही इनकी गिरफ्तारी के लिए काफी था। जाहिर है मेरे मुवक्किलों को फंसाया गया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सिर्फ राज और काली की पहचान के लिए ही नहीं, बाकी दोनों अभियुक्तों सोम और भानु की पहचान के लिए भी की गई थी। माय लॉर्ड, परेड से पहले फोटो खींच उसे दिखाकर नारायण क्या किसी को भी गवाह बनाया जा सकता है। माय लॉर्ड, दिस इज अ फैब्रिकेटेड केस। मेरे मुवक्किलों को फंसाया गया है। अदालत के सामने लाए गए नए तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में कई भूल हुई हैं, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस बहुत कमजोर बनता है। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस न मानते हुए कहा कि अगर किसी अन्य केस में अभियुक्तों की जरूरत न हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।
राज, काली और भानु अभी भी अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं। शुक्ला एक बड़ा गैंगस्टर बन गया है और पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत दुखी होने के बावजूद सप्रे अभी भी मुंबई पुलिस में काम कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं पर हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को पहचानने में भारतीय कानून को पूरे 50 साल लगे, फिर भी अपराधी के लिए कोई दंड निश्चित नहीं किया गया। ये पहला ऐसा केस है जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार को न्याय दिलाने के लिए इस नए कानून का इस्तेमाल किया गया। से शुरू करो। पहले 19 साल तो बस ऐसे ही गुजर गए। जब 20 साल की थी तो सब कुछ बदल गया। अबू, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। कुछ घंटे में मैं फिर आऊंगा। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपके शौहर बिल्कुल अच्छे हो गए। आप हमारे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे? अबू को क्या हुआ है? आप अम्मी से झूठ बोल रहे थे ना? इस वक्त आपकी अम्मी को सच की नहीं बल्कि दिलासे की जरूरत है। सच्चाई के साथ तो उन्हें जिंदगी भर जीना है। आपके अबू को लकवा मार गया, वो चल फिर नहीं सकेंगे। नीलोफर के अब्बू रेलवे में काम करते थे। बीमारी के बाद नौकरी छूट गई और पेंशन में गुजारा मुश्किल था। घर चलाने की जिम्मेदारी नीलोफर के कंधों पर आ गई। फिरोज, जो नीलोफर के अब्बू का इलाज कर रहा था, उन्हीं के साथ रेलवे में काम करता था। उसकी मदद से नीलोफर को पास के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ नौकरी भी करने लगी। फिरोज, हम घर का रास्ता जानते हैं। आपको रोज रोज तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये क्यों लगता है कि ये तकलीफ मैं आपके लिए उठाता हूं? वैसे भी आपके साथ में वक्त गुजारने के सभी तरीके नाकामयाब हैं। दरअसल इस वक्त हमारा परिवार बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। अम्मी अबू को कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं काम करूं, पर इस वक्त जो अबू की हालत है, इसीलिए। मैं जानता हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि तुम पे परिवार का बहुत बोझ है, लेकिन कुछ समय तो तुम्हें हमारे साथ बिताना ही होगा। नीलू, वो देखो, वो हमारा घर है। आओ वहीं चल के कुछ बातें करते हैं।
नहीं, अम्मी को पता चला तो डांटेंगी। सभी बातें अम्मी को बताने की जरूरत नहीं होती। यूं ही बातों और मुलाकातों में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए 2 साल के अंदर। मेरा पहला प्यार। फिरोज उम्र में इतने बड़े थे तब भी शायद उनमें मुझे अपने अब्बू की झलक दिखती थी। मैं तो मानो उड़ रही थी, ऊंची, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि मैंने एयर होस्टेस की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मैं उड़ना चाहती हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ना चाहती हूँ। ये इश्तेहार देखो, मैं एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, चाय पियोगी? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मेरा तबादला दिल्ली हो गया है। 2 दिन बाद ज्वाइन करना है। मैं तुम्हें बताने वाला था कि कब? दिल्ली जाने के बाद? ये लो, सच को सच के साथ जियो तो जीना आसान हो जाता है। सब तो एक सपना था, एक ना एक दिन तो हमें अलग होना ही था। ऐसे ही सही। बंद करो ये रोना धोना। आंसू उनके आगे बहाओ जो इनकी कद्र करता हो। 2 महीने से एक भी खत का जवाब नहीं दिया उसने। हो सकता है उनको मेरा खत ना मिला हो, या फिर उनका जवाब मुझ तक न पहुंचा हो। नीलू, कार्तिक से निकाह कर लो, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। वो तो इस्लाम तक कबूल करने को तैयार है। देखो, वो लोग बहुत रईस हैं। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और हमारी दुश्वारियां भी दूर हो जाएंगी। बकवास बंद करो। भले घर की लड़कियां उटपटांग काम नहीं करती। अगले महीने हमने तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। एयर होस्टेस बनेगी, बाल कटवा कर नंगी टांगे दिखाती फिरेगी। बड़ी बुजुर्ग हो गई ना। अरे 4 पैसे क्या कमाने लग गई हो, गजबर जुबान मुंह पर आ गई है। फिरोज, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरा निकाह होने जा रहा है। पिछले 3 महीनों में मैंने तुम्हें कई खत लिखे, पर तुमने एक खत का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अगर अब तुम मुझे भूलना ही चाहते हो तो मैं ये खुद तुम्हारे लिए कर देती हूँ। फिरोज, जिंदगी में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम्हें मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। तुम मुझे भूल जाओ मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। नहीं नीलू, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैंने कार्तिक से निकाह नहीं किया। निकाह से 3 दिन पहले फिरोज का खत आ गया कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं घर से भाग गई, सब कुछ छोड़कर दिल्ली चली गई अपने फिरोज के पास। पर जिस फिरोज का हमने तसव्वुर किया था वो हमें नहीं मिला। इसी दौरान इंडियन विंग से बुलावा भी आ गया। नीलू, तुम यहाँ? आओ, अंदर आओ ना।
विश्वास नहीं हो रहा है। आज से 1 हफ्ते पहले मैं तुम्हें खत लिख रहा था और तुम आज यहां मेरे सामने खड़ी हो। हम घर से भाग आए हैं। अब हम निकाह कर सकते हैं। निकाह? लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं लो। फिरोज, मुझे नौकरी नहीं करनी, और वैसे भी वहाँ शादीशुदा औरतों को एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़े दिन तुम नौकरी कर लो ताकि हम अपना एक छोटा सा घर बना सके, फिर तुम जैसे चाहे वैसे रह सकती। और तब तक मैं हॉस्टल में रहूं? नहीं, यहाँ मेरे साथ। नहीं फिरोज, ये ठीक नहीं है। निकाह से पहले ये गुनाह है। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसमें गुनाह क्या है? नहीं, पहले निकाह हो जाता तो फिर निकाह आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। उसके होने ना होने से हमारे प्यार में क्या फर्क पड़ता है? नीलू, क्या बात है? फिरोज, आई एम प्रेग्नेंट। मैं बच्चा चाहती थी, पर फिरोज अबॉर्शन, और हमेशा की तरह वही हुआ जो फिरोज चाहता था। फिरोज को देखकर अब एक अजीब सी उलझन होने लगी थी। मगर मैं अभी भी उसी से शादी करना चाहती थी। इसलिए नौकरी करना मेरी सबसे बड़ी बेबसी बन गई। गुड मॉर्निंग। यस, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया था सेक्रेटरी की जॉब के लिए। जी, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन एप्लीकेशन की लास्ट डेट कल थी। एक्सक्यूज मी, प्लीज मैं आपके मैनेजर से मिल सकती हूँ? सिर्फ 2 मिनट, शायद मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ। प्लीज। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि व्हाट्स द मैटर रीना? देखिए ना, मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एप्लीकेशंस की लास्ट डेट कल थी, लेकिन एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था। मुझे आज ही पता चला एंड इमीडिएटली आई केम। आई रियली डिडंट नो अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। I think we can make an exception in this case. आप ऐसा करिए कि आप अपना बायोडेटा इनको दे दीजिए और इंटरव्यू के लिए मेरे दफ्तर के बाहर मेरा इंतजार कीजिए। राइट? कौन है ये? मिस्टर अजीज, हमारे स्टेशन मैनेजर। देखिए, आप में वो सभी खूबियां हैं जो हमें चाहिए। जी? मसलन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। ये यूं कहिए कि उससे भी सब कुछ ज्यादा। लेकिन फिलहाल हम आपको सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं। सर, अभी के लिए मैं कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर सकती हूँ सर। आप शाम को क्या कर रही हैं? नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर रही तो आप मेरे घर पर आ जाइए, कुछ बातें वहीं पर कर लेंगे। मिस्टर अजीज, यही बात नहीं कर सकते? अगर अभी आप बहुत बिजी हैं तो मैं बाहर वेट कर लेती हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दफ्तर के बाहर ही की जाएं तो अच्छी रहती। मैं नहीं जाऊंगी। नीलू, तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो? एक बार उसके घर जाने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक नहीं लगता। नौकरी ही तो है, और मिल जाएगी। सवाल नौकरी का नहीं है नीलू,
सवाल हमारी जिंदगी का है, हमारे आने वाले कल का है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी जल्द से जल्द निकाह हो जाए? लेकिन ऐसे नहीं। जी कहिए। मुझे अजीज साहब से मिलना है। जी वो तो इस टाइम सो रहे हैं। मैं उनको एक खत लिख सकती हूँ? ठीक है, आइए। मैंने यहाँ आकर अपना वादा पूरा किया है। अब आप मुझे नौकरी देकर अपना पूरा कीजिए। मुझे नौकरी मिल गई और 2 हफ्ते बाद मैंने और फिरोज ने निकाह कर लिया। मैंने सोचा भी नहीं था उलझनों में उलझी मेरी जिंदगी इतनी आसानी से सुलझ जाएगी। निकाह के 1 महीने बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। अरे आज तो आप बहुत अच्छी लग रही। क्या बात है? आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक हूँ। ओह अगली बार आप हमारे घर आए तो हमको जरूर उठा दीजिएगा। ये एयर होस्टेस की नौकरी के बाद दफ्तर में बैठना तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना, इसलिए हमने ये तय किया है कि आज दफ्तर से जल्दी भागकर हम आपको कहीं बाहर डिनर खिलाने लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, पर मेरे शौहर घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ये आपके शौहर करते क्या हैं? ही इज अ डॉक्टर सर। डॉक्टर साहब को भी अपने साथ लेकर आइएगा आज हमारे घर। हो सकता है हमारी बीमारी का इलाज उन्हीं के पास हो। आप बहुत खुश नसीब हैं कि नीलू आपकी। क्यों सर? इतनी खूबसूरत बीवी सबके नसीब में तो नहीं होती। सर खुशनसीब तो आप हैं, इतना अच्छा घर और इतनी अच्छी नौकरी। बड़ी नौकरी तो हम आपको बड़ी आसानी से दिला सकते हैं। रियली सर? हाँ। गल्फ में अच्छे डॉक्टरों की तो बहुत जरूरत है और फिर डॉक्टर के पास तो पैसा ही पैसा है। लेकिन नीलू आपके साथ नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ काम कौन करेगा? फिरोज ने तो जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वो देख ही नहीं पा रहा था कि अजीज क्या चाहता है और या फिर देखना नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। अजीज के कहने पर वो मुझे छोड़कर चला गया। और मैं अकेली रह गई। Hello, Kanika. Morning, sir. Very pretty. Thank you, sir. Hello, Liz. Hello, sir. लगता है आजकल हम आपको कुछ ज्यादा ही काम दे रहे हैं। आपको तो हमसे बात करने की फुर्सत भी नहीं। नहीं सर, इट्स जस्ट दैट सर ये कुछ पेपर साइन कर लो। भाई फिरोज तो आजकल यहाँ है नहीं, तो हम ही आपको बता दें कि आज तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये पीला रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है। सर मैं ये पेपर्स डिलीवर करके लाती हूँ। Excuse me, sir.
नीलूफर कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं, ये सारे वाउचर ये गलत बने हैं, इनके हेडिंग गलत है। सर मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग कहीं और है। नो सर। वो फिरोज का कोई टेलीफोन आया? देखो नीलूफर, तुम अपने आप से ही कुछ छुपा रही। मैं जानता हूं जब घर में मर्द नहीं होता तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, वरना ऐसे इंसिडेंटली तुम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती हो?